What we'll discuss today are four topics. I'll dictate them. First one is SARAL, the State Rooftop Solar Attractiveness Index. Second one is the new FPI norms, the Foreign Portfolio Investment norms. थर्ड वन इज द स्कीम कॉल्ड सिल्क समग्र सिल्क ओके रेशम के लिए जो सरकार की स्कीम है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एंड लास्ट वन इज द यूज्ड कुकिंग ऑयल एज बायोडीजल तो बायोडीजल जो कि यूज्ड कुकिंग ऑयल से बन सकता है उसके लिए लास्ट ईयर सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए थे और उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स देख लेंगे दोनों जगह क्वेश्चंस आ सकते हैं योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस आई सी टू इट कि मैं कुछ उसके अलग अलग डायमेंशंस आपको समझा दूं ठीक है क्योंकि कुछ और जगहों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे सिल्क में अगर सिल्क समग्र की बात करें तो सिल्क फार्मिंग सेरिकल्चर क्या होता है कैसे काम करता है सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं आप तो वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सिल्क फार्मिंग होती कैसे है ठीक है ओके स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज सरल दिस इज सरल इज स्टेट रूफटॉप solar attractiveness index. Okay, this is सरल. Now सरल is a index. Index का मतलब एक लिस्ट होगी जहां पर रैंक्स दी जाएंगी ठीक है रैंकिंग होगी स्टेट्स की तो ये स्टेट्स के बीच में आपस में कंपटीशन को क्रिएट करना है जिससे हमें कुछ लाभ होने वाला है फायदा होने वाला है तो दिस इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है एमएनआरई द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है सरल सरल इज अ इंडेक्स का मकसद क्या है दिस हैज टू प्रोवाइड द इंडेक्स will provide an overview of state level measures adopted by states to facilitate the rooftop solar deployment ठीक है एज यू ऑल नो वी आर अ एनर्जी स्टार्व्ड नेशन हमारे यहाँ पे एनर्जी की बहुत कमी है और खासकर की जो एनर्जी फ्यूल्स है उनकी कमी है तो जो कि हम ज़्यादातर अपनी एनर्जी थर्मल प्रोडक्शन से पूरा करते हैं स्पेशली फ्रॉम कोल तो उसके ऑल्टरनेट में हमने सोलर एनर्जी को देखा है हमारा एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी है 2022 तक 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना जिसमें से 100 गीगावाट्स सिर्फ सोलर एनर्जी होने वाली है अभी गवर्नमेंट उसमें से बोल रही है कि 40 गीगावाट्स यानी उस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी में 40 गीगावाट्स शुड कम फ्रॉम दी रूफटॉप ग्रिड्स यानी रूफटॉप लोगों के घरों के ऊपर छतों पे सोलर पैनल्स लगाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी देन फैक्ट्रीज में स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जहाँ पर बड़े एरियाज में रूफ्स होती है वहां पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाकर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसको वापस हम मेन ग्रिड में सप्लाई करेंगे उससे कम से कम 40 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी आनी चाहिए अंटिल 2022 तो ये काम करने के लिए स्टेट्स के आपस में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है स्टेट्स शुड फाइट फॉर इट कि कौन ज्यादा इस इंडेक्स में ऊपर जाता है तो दिस विल क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ठीक है ये एक एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का where the states compete with each other to you know go in the good ranks and get some incentives from the side of central government ठीक है दो चीजें ये करने वाला है फर्स्ट वन इज encourage the investment
It will encourage the investment in solar and the other renewable energy platforms. And second thing, it will accelerate the growth of solar rooftop deployments. ठीक है? And both will lead to the competition between states, right? तो लैंड हुआ, हाउसिंग हुआ, ये सारा स्टेट सब्जेक्ट्स है। स्टेट्स इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लैंड और हाउसिंग, डोमेस्टिक, कमर्शियल, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें स्टेट्स के अंदर में आती हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों के लिए, इन सब सेक्टर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करना, और उसके बाद किस तरह से आप इसको कमर्शियली ज़्यादा वायबल बना सकते हैं, किस तरह से इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें will create the competition between the states। जिस स्टेट की रैंकिंग अच्छी होगी वहां पर ग्रोथ होगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। रूफटॉप क्या बोलते हैं, रूफटॉप के सेक्टर में, सोलर रूफटॉप के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज विल इंक्रीज इन दैट स्टेट। तो एक तरह से स्टेट्स के फायदे हैं। टॉप में इसमें जो स्टेट रहा है इस इंडेक्स में, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका इज टॉपिंग दिस इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना, नेक्स्ट इज गुजरात, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है? तो ऑब्वियसली ये सारे स्टेट्स अच्छी खासी गर्मी झेलते हैं, ट्रॉपिकल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हैं ट्रॉपिक्स के। तो यहाँ पर अच्छी धूप भी पड़ती है, और जो रूफटॉप है, जो छतें हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स इनमें से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियली बोलते हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स है। तो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट्स में यू विल फाइंड इंडस्ट्रीज, यू विल फाइंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ही लार्ज स्केल में बने होते हैं, उनकी छतें काफी बड़ी होती है। तो उसका भी एक कारण है कि कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश में काफी हद तक हम लोगों ने जो रूफटॉप है उस पे सोलर पैनल्स लगाए हैं, और उसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। राइट नाउ, सरल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। Saral K, I'll discuss the 5 objectives of Saral. This particular thing is important for your mains examination, right? So the 5 objectives we'll see. The first one is the robustness of policy framework. यानी स्टेट्स की जो पॉलिसी है, जिस जिस पे ये सरल, जिसके बेसिस पे बना हुआ है ये पूरा जो इंडेक्स है, जिस बेसिस पे आप रैंकिंग दे रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं। इनमें ये 5 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि रॉबस्टनेस, यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क किसी स्टेट का कितना बड़ा है, राइट? कितनी बड़ी उसने, कितनी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी बनाई है फॉर इंश्योरिंग दैट rooftops are installed, are deployed with the solar panels, राइट? तो पॉलिसी फ्रेमवर्क कितना बड़ा है। दूसरा इज इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, हाउ सिंपल एंड इफेक्टिव इज इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट, राइट? यानी इंडस्ट्रीज को कितनी छूट है, वहां पर आपने जो आपकी अर्बन कॉरपोरेशंस, या बोले कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, उनको कितनी छूट दी हुई है कि वो कितना ज्यादा इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पर जो भी हाउसिंग या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहां पर इस तरह के रूफटॉप्स पे लग पाएंगे सोलर पैनल। नेक्स्ट थिंग इज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। Investment climate, though, is mainly considered by the central government, but yes, कितना बिजनेस को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना क्रेडिट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं, जैसे फर्म्स हैं, उनको कितना क्रेडिट बैंक से मिल रहा है, स्टेट कितना सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट कराने में, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के केस में आएंगी। तो स्टेट कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट कर पाता है। देन लास्ट, नेक्स्ट इज द कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ठीक है? तो इसके लिए सर्वेस करे जाएंगे कि कंज्यूमर कितने सेटिस्फाइड हैं स्टेट की पॉलिसीज से, और जो स्टेट की रेगुलेटिंग पॉलिसीज भी है, जिस तरह से स्टेट जो है फर्म्स को रेगुलेट कर रहा है, सो दैट कि कहीं पर पब्लिक का नुकसान ना हो या पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस केस में।
और बिजनेस कहीं एक्सप्लॉइट ना करे, तो उसके लिए भी कंज्यूमर एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे लिया जाएगा। कंज्यूमर एक्सपीरियंस यानी कि उनके वोट्स लिए जाएंगे और उनसे रेटिंग्स ली जाएंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके स्टेट में, राइट। एंड लास्ट वन इज द बिजनेस इकोसिस्टम। ठीक है, तो बिजनेस इकोसिस्टम यानी ओवरऑल मार्केट कैसा है रूफटॉप इंस्टॉलेशन के केस में, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, कितने बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको कितना इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, राइट। तो वो सारी चीजें बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर आती है, राइट। नाउ एज यू ऑल नो दैट टारगेट है हमारे देश में 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी 175 gigawatt has to be produced till 2022. Out of this, 100 gigawatts should be solar energy, or out of this, 40 gigawatts has to be from the grid connected rooftop. यानी रूफटॉप्स पे जो पैनल्स लगाए जाएंगे उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको मेन ग्रिड में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ग्रिड से आने वाला एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए दिस पर्टिकुलर सरल स्कीम और सरल इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड, जिसकी वजह से स्टेट्स में आपस में कंपटीशन हो और वो इसको रूफटॉप डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, राइट। नाउ नेक्स्ट वन आर द न्यू एफपीआई नॉर्म्स। नए एफपीआई नॉर्म्स लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एफपीआई के नॉर्म्स चेंज किए, और वो एफपीआई के नॉर्म्स क्या थे और नए नॉर्म्स क्या हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। एफपीआई क्योंकि लास्ट ईयर हमारे देश में बहुत जल्दी से घटा है, यानी जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक, इफ आई टेल यू, जो स्टॉक मार्केट में एफपीआई शेयर्स थे वो 22,000 करोड़ से ऊपर घट गए थे, यानी बिक चुके थे। यानी जो भी फॉरेन फर्म्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो हमारे स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वापस निकाल ली थी, विड्रॉ कर लिया था अपना पैसा 22,000 करोड़ रुपया, और वो यहाँ से निकल चुके थे, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? एनवायरमेंट क्या हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं था उनको रोकने के लिए? इन्वेस्टमेंट environment was not that much viable for all those investors from outside which are coming from overseas, that particular investment is required by the nation, right। तो वो क्यों बाहर निकल जाता है, और एफपीआई के नॉर्म्स में पहले क्या कमियां थी जिसको इम्प्रूव किया गया, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन रेगुलेट करता है? इट इज सेबी, राइट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has released the new norms, okay। Now, why new norms were required? As I told you, the shares worth rupees 22,000 crores were sold between July and August 2019, यानी अगस्त से जुलाई के बीच में 22,000 करोड़ रुपए के शेयर्स ओवरसीज इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेल आउट किए और वो यहाँ से अपना पैसा लेकर निकल गए, ठीक है। तो इतना जबरदस्त फ्लक्चुएशन, इतना जबरदस्त अगर टर्बुलेंस मार्केट में रेगुलरली आएगा तो मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की हमें जरूरत है, नॉट ओनली एफडीआई बट ऑल्सो एफपीआई, ठीक है। तो इसका रीजन क्या था? रीजन was there in the budget of 2019, यानी 2019 के बजट में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड high tax surcharge on super rich or
big investors. 2019 के बजट में सरकार ने सुपर रिच या बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर जो अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उससे काफी रेवेन्यू अर्न करते हैं, काफी पैसा कमाते हैं, कैपिटल क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उस पे एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा दिया था। टैक्स नहीं, सरचार्ज, यानी टैक्स पे जो टैक्स लगता है वो बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टर डिस्करेज हो गया और यहाँ से अपना पैसा निकाल कर जाने लगा। राइट। उसके बाद किया क्या गया? There was a committee which was constituted by the government. एक कमेटी लाई गई, कमेटी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, कमेटी बाय गवर्नमेंट to study this, to study this or to study reforms in FPI. ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो उसको स्टडी करने के लिए रिफॉर्म को एक कमेटी लाई गई विच इज HR खान कमेटी। ठीक है, तो इस कमेटी ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी जिसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने ये रिवीजन किया है, यानी पूरा जो रिफॉर्म किया है FPI के नॉर्म्स में। तो रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय HR खान कमेटी, और वो सारे ही जो रिकमेंडेशंस थे वो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए और उसको लागू किया। नाउ दीज रिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इस इन रिफॉर्म्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं जो पूछ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ ब्रॉड बेस्ड रूल। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड रूल का रिमूवल किया गया। ब्रॉड बेस्ड रूल है क्या? ये रूल ये बोलता है कि कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो इंडिया में रजिस्टर करके इन्वेस्ट करेगा उसके पास कम से कम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, यानी जो बाहर से फंड लेकर आ रहा है, वो जो भी इन्वेस्टर है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या कोई और फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके पास 20 इन्वेस्टर होने चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टर का उस पूरे फंड के अंदर 49% से ऊपर कैपिटल शेयर नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए एक कंपनी है ए, ठीक है, ये ए कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और ये विदेशी कंपनी है, इट्स अ फॉरेन कंपनी, इट्स अ फॉरेन फर्म फर्म और यू कैन से अ फंड, ये फंड भी हो सकता है। अब ब्रॉड बेस्ड रूल ये कहता है कि इस फॉरेन फर्म के पास भी 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टर का जो अपना कैपिटल शेयर है पूरे फंड के अंदर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 49% ऑफ टोटल फंड कैपिटल। ठीक है, यानी ए का पूरा फंड कैपिटल है जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका 49% से ऊपर उस एक इन्वेस्टर का नहीं होना चाहिए, यानी वो माइनॉरिटी शेयर में ही रहे फंड के, पर कम से कम 20 इन्वेस्टर हो। ठीक है, तो ये है ब्रॉड बेस्ड रूल। इसको रिमूव किया गया सेबी द्वारा कि ये ब्रॉड बेस्ड रूल नहीं रहेगा। ब्रॉड बेस्ड रूल में एक और टेक्निकलिटी आती है कि इसमें कम से कम एक बैंक जरूर होना चाहिए। राइट, एक बैंक एज अ इन्वेस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड रूल 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए किसी भी फंड के पास या जो इंडिया में इन्वेस्टर आ रहा है, और उन उन इन्वेस्टर में से कोई बैंक भी होना चाहिए, यानी इन इन्वेस्टर्स में से वन शुड बी अ बैंक। राइट, तो ये कहलाता है ब्रॉड बेस्ड रूल। इस ब्रॉड बेस्ड रूल को हटा दिया गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 20 इन्वेस्टर्स, यानी 20 थ्रेशोल्ड नहीं है अब, और अभी कितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी होगा तो वो भी आकर इन्वेस्ट कर सकता है। राइट, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 3 to 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये 3 to 2 कैटेगरीज क्या है? पहले FPI के हमारे देश के अंदर 3 कैटेगरी थी। कैटेगरी 1,
2 and 3. Now, this has been changed to, okay, category 1, 2, 3 has been changed to category 1 एंड कैटेगरी 2. नाउ कैटेगरी किस बेस पे डिसाइड होती है, कैटेगरी होती क्या है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं. कैटेगरी 1 में जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कैटेगरी 1 के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली उन कंट्रीज से आते हैं जहां पर रेगुलेशंस, इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस काफी टफ हैं, काफी स्ट्रिंजेंट हैं. ठीक है, यानी जो भी जो कंपनी है या जो फंड है वो अपने देश में अगर बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है, वेल रेगुलेटेड है, तो उस पर्टिकुलर फर्म को हम, उस पर्टिकुलर फंड को हम कैटेगरी 1 में डालेंगे और उसके लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी लीनियंट होंगे हमारे देश के अंदर. यानी जिस फंड के अपने होम कंट्री में काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन होम कंट्री. ठीक है, these are strictly regulated in home country, therefore lenient regulations and compliance procedures in India. ठीक है, यानी वेल रेगुलेटेड अगर वो कंट्रीज से आ रहे हैं फंड्स, तो उनको हम यहाँ पर कुछ लीनियंसी देते हैं, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीजों में उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं और वो सबसे ज्यादा वेलकम की जाती हैं. अब इसमें बहुत तरह की कंपनीज हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे के देश हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उससे कंप्लाई करने वाले उसके मेंबर जो कंट्रीज हैं, अगर वहां से जो कंपनीज हैं, फंड्स हैं, अगर वहां से आती हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे. एफएटीएफ मेंबर जो कंट्रीज हैं वहां से अगर फंड्स आते हैं तो उनको हम कैटेगरी 1 में डालेंगे. तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट. तो जहां पर रेगुलेशंस अच्छे होते हैं, टैक्स रेगुलेशंस भी काफी अच्छे हैं, कंप्लायंस काफी है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उनको हम कैटेगरी 1 में डालते हैं. इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और कैटेगरी 3 में जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी लीस्ट रेगुलेटेड जो इकोनॉमीज हैं, वहां से जो फंड्स आते हैं या जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर में डालते हैं. ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यानी उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, काफी उसके जो मापदंड है, उसके जो पैरामीटर्स है, काफी स्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी और 3 जो है वो मिडल है, बीच का, यानी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कैटेगराइज कर रही है. तो अब यहां से हम लोगों ने 3 कैटेगरीज से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, यानी हमने थर्ड कैटेगरी को, इस वाले कैटेगरी को हमने हटा दिया है. अब सिर्फ कैटेगरी 1 और 2 है. अभी गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है इस केस में कि कैटेगरी 2 में कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी और 1 में कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी. बट फिलहाल गवर्नमेंट ने ये जरूर बोला है कि जो पहले की कैटेगरी 1 था और जो 2 था, यानी कैटेगरी 1 एक्चुअली में इज द एडिशन ऑफ 1 एंड 2. पहले के जो 1 और 2 थे उनको जोड़कर हमने कैटेगरी 1 बना दिया है और जो कैटेगरी 3 है उसको हमने 2 में डाल दिया है. ठीक है, तो 2 इज अर्लियर कैटेगरी 3, राइट. तो इससे आसानी क्या होगी कि कैटेगरी 1 में जो भी कंपनीज आ रही हैं उनको हम सबसे कम रेगुलेट करेंगे. कैटेगरी जो, यानी पहले के जो 1 और 2 कैटेगरी वाली थी उन सबको हमने 1 में डाल दिया, यानी अब जो 2 वाले जो पहले थे उनके साथ भी अभी बहुत ही लीनियंट हमारा बिहेवियर रहेगा. और कैटेगरी 3 जो है उसको 2 में डालने का कारण कि उनके साथ जैसे हम अभी थोड़ा सा मीडियम रेगुलेशंस दिखाते हैं वो उनके साथ हम दिखाएंगे. किसी के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टर्म्स में हम लोग नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये दूसरा रिफॉर्म है, दी चेंजेस ऑफ कैटेगरी. थर्ड वन इज दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स. केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नॉर्म्स के अंदर थोड़े सिंप्लीफिकेशंस कर दिए गए हैं.
ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कौन-कौन से पेपर्स चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें आर द टेक्निकलिटीज़, वी शुडंट गो अंडर इन दोज़ टेक्निकलिटीज़, बट येस, simplification of KYC norms. Next is the firms which are overseas investors can buy or sell the shares in the off market. Okay, so buying or selling shares in off market, in off market to any domestic or foreign investor, even if the stock is unlisted, suspended or illiquid. अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था कि जितनी भी कंपनीज़ जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते थे, शेयर्स खरीदते थे, वो उनके ऊपर एक प्रेशर होता था कि उनको मार्केट में ही शेयर बेचने हैं, वो बाहर और आउटसाइड द मार्केट शेयर सेल नहीं कर सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने इसमें चेंज कर दिया है, सेबी ने चेंज कर दिया है कि जो भी इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अंडर एफपीआई, वो अपने शेयर्स या तो खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं ऑफ मार्केट में। ऑफ मार्केट का मतलब जो लिस्टेड यानी जो स्टॉक मार्केट हमारा, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है, इसके अलावा भी कहीं से वो शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी और मार्केट में वो शेयर खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पे शेयर शेयर सेल होता है, ओवर द काउंटर सेल होता है, तो वहां पे वो बेच या खरीद सकते हैं अपने शेयर्स को। अब जिनको वो बेच रहे हैं, उन कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, यानी जिससे वो खरीदते हैं या वो बेचते हैं, जिनको शेयर्स, एफपीआई की बात कर रहा हूँ, एफपीआई जिससे खरीदते हैं या बेचते हैं, वो स्टॉक्स अनलिस्टेड यानी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना भी हो तो चलेगा, या वो स्टॉक सस्पेंडेड हो यानी उनको स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया गया हो उन कंपनीज को, तो भी चलेगा, उनको बेच सकते हैं, उनसे खरीद भी सकते हैं। या फिर वो स्टॉक्स इलिक्विड हो यानी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया हो कि वो मार्केट में उनके शेयर्स ना बिक रहे हैं ना खरीदे जा रहे हैं, तो लिक्विडिटी बहुत कम होगी उन शेयर्स की, तो उन सारी कंपनीज के शेयर्स, उन सारी कंपनीज से शेयर्स बेच भी सकते हैं और उनसे खरीद भी सकते हैं एफपीआई। ठीक है, यानी ऑफ मार्केट जो ट्रेड है शेयर्स का, वो गवर्नमेंट ने खोल दिया है सारे एफपीआई के लिए। राइट, नेक्स्ट वन इज फंड्स और बैंक्स which are not the member of BIS यानी बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS can register in India as FPI। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया हुआ था अपने देश में, वही कंट्रीज जो बीआईएस की मेंबर कंट्रीज हैं, यानी बीआईएस यानी बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स आप ने पढ़ा होगा जब आपने बेसल नॉर्म्स पढ़े हैं, तो बेसल नॉर्म्स में आता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये एक कंसोर्टियम है जिसके अंदर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, उन सबके सेंट्रल बैंक्स इसके मेंबर्स होते हैं, और वो जनरली मीट करते हैं और इंटरनेशनल बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो थ्रेशोल्ड उन्होंने रेगुलेशंस और रूल्स बनाए हुए हैं, तो वो ये काम करता है बीआईएस। ठीक है, तो बीआईएस इज जस्ट अ कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और ये जो बीआईएस है, ये 90% दुनिया की जो जीडीपी है जिन देशों से आती है, उन सभी के बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स इसके मेंबर्स हैं।
राइट? तो इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो आप इंटरनेशनल बैंकिंग में शायद लैग कर जाएँगे, ठीक है? तो जो कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स नहीं भी हैं, उनके से उनसे आने वाले इन्वेस्टर्स, उनसे आने वाले एफपीआई जो है, वो इंडिया में रजिस्टर हो सकता है। पहले सेबी ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ था, यानी ऐसे कंट्रीज जो बीआईएस के मेंबर्स नहीं है, उनसे आने वाले फंड्स यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते थे। तो अभी उनको भी छोड़ दिया गया है कि आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म, द लास्ट रिफॉर्म इज द ऑफशोर फंड्स which are floated by the Indian Asset Management Company or AMCs, asset management companies जिनको हम एएमसीज बोलते हैं, या म्यूचुअल फंड भी जो हम समझते हैं वो यही होते हैं एएमसीज बेसिकली, टू रजिस्टर देमसेल्स एज एफपीआई एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंडियन कोई म्यूचुअल फंड है जो कि ऑफशोर यानी बाहर इंडिया के फंड्स को फ्लोट करता है, यानी फंड्स पैसा रेज करता है, मनी रेज करता है अपने फंड से बाहर देशों में जाकर पैसा रेज करता है, पर वो इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या इंडियन म्यूचुअल फंड है और वो विदेशों में जाकर पैसा रेज करता है और उस पैसे को फ्लोट कराता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी फंड्स इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले उनको रजिस्टर करने का हक नहीं था, उनको एफपीआई ही समझा जाता था कि वो एफपीआई एक तरह से हैं, तो उनके पास रजिस्टर अंडर एफपीआई, अब वो अंडर एफपीआई रजिस्टर कर सकते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो पहले उनको परमिशन नहीं थी, ठीक है? तो दीज आर दी न्यू रिफॉर्म्स। अब इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, और क्योंकि टैक्स लाइबिलिटीज हमने कहीं कम नहीं करी हैं और टैक्स की जरूरत है हमें, और वी हैव टू टैक्स दी सुपर रिच, तो गवर्नमेंट हैज ओपन दी अदर एवेन्यूज फॉर देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और उनको कुछ अच्छे इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, राइट? नाउ ये तो बात हुई हमारे इस एफपीआई रिफॉर्म की। नेक्स्ट आते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल पे, ठीक है? तो यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी यूको जिसको हम बोल रहे हैं, यूज्ड कुकिंग ऑयल, ठीक है? यूको, यूको इज जो जितना भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं किचन में अपनी, दैट इज यूको, उसका कन्वर्जन हो सकता है बायोडीजल में, यानी दैट पर्टिकुलर यूज कुकिंग ऑयल कैन बी यूज्ड एज बायोडीजल, उसका बायोडीजल बन जाता है और वो फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लास्ट ईयर, इसका फायदा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लास्ट ईयर सारे ओएमसीज को ये ऑर्डर दिया, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोला, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज, कौन कौन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज? वी हैव एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ठीक है, आईओसी, इंडियन ऑयल, देन वी हैव भारत पेट्रोलियम, ये सारे ओएमसीज हैं। इनको बोला कि आप जितना भी बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी देश के अंदर जो बायोडीजल मैन्युफैक्चर करते हैं, उनसे आप बायोडीजल खरीदो, उनसे सारा प्रोक्योरमेंट करो, टू प्रोक्योर बायोडीजल फ्रॉम बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स।
ठीक है, biodiesel manufacturers who are producing it from used cooking oil, यानी जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बायोडीजल यूज्ड कुकिंग ऑयल से बना रहे हैं, उनसे आप 100% प्रोक्योर करोगे बायोडीजल, यानी उनको कहीं लॉस ना हो और वो इस काम को करना ना छोड़ दें। टू एनकरेज देम, आप जो भी अपना बायोडीजल है वो सारा ऐसे मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करोगे, खरीदोगे जो यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? Biodiesel can be produced from used cooking oil. This is one aspect. The other aspect is the used cooking oil. If used more than 3 times, अगर 3 बार से ज्यादा एक पर्टिकुलर ऑयल को आप यूज करते हैं, अगेन एंड अगेन रीहीट करते हैं, उसमें फ्राई करते हैं खाना, तो वो हाईली एसिडिक हो जाता है और वो उसका जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है एंड इट्स क्वाइट हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ठीक है, तो इस दो तरीके से आप इसको टारगेट कर रहे हैं। एक तो यूज कुकिंग ऑयल को पूरा का पूरा फूड चेन में से आप विड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा आप वहां से बायोडीजल बना रहे हैं जो कि आपका जो ऑयल में ब्लेंड हो सकता है। बायो जो आपका डीजल, जो कन्वेंशनल डीजल और पेट्रोल है, उसके अंदर आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो सप्लाई है डीजल का और पेट्रोल का, वो बढ़ जाता है, यानी क्वांटिटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, फिलहाल के केस में हम लोग बायोडीजल ब्लेंडिंग 5% पे रखे हुए हैं, यानी हम कन्वेंशनल जो डीजल है उसके अंदर 5% बायोडीजल मिलाने का गवर्नमेंट बोलती है, बायोडीजल मिलाया जा सकता है उसमें, और फ्यूचर में इसको बढ़ाने का प्रोग्राम है, फ्यूचर में इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे पेट्रोल में आप इथेनॉल मिलाते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत आपने करी 1% इथेनॉल से, उसके बाद यू केम टू 8% इथेनॉल, और अभी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू इट फॉर 10%, तो 10% इथेनॉल फ्यूचर में मिलाया जाएगा पेट्रोल में। तो उसी तरीके से बायोडीजल की ब्लेंडिंग होगी डीजल के अंदर। ठीक है ना, ब्लेंडिंग से फायदा क्या है? ब्लेंडिंग से फायदा यही है कि जो कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल है उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और विदाउट चेंजिंग दी कॉम्पोजिशन और दी कंबशन लेवल, जो उसका एफिशिएंसी लेवल है, उसको बिना कम किए आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। दूसरा फायदा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो अपने फॉसिल जो ये अपने हाइड्रोकार्बन हैं ये इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम ब्लेंडिंग शुरू करेंगे तो इंपोर्ट पे भी असर पड़ेगा, इंपोर्ट भी हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो बोला गया है प्रोक्योरमेंट, जो अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बोला है, वो रेट भी बताया है कि किस रेट पे करेंगे प्रोक्योर, तो इट इज 51 रुपीज पर लीटर, यानी 1 लीटर बायोडीजल जो ओएमसीज खरीदेंगी ऐसे मैन्युफैक्चरर से, उनको 51 रुपीज पर लीटर देंगी, जो कि अगली स्टेज में यानी अगले साल इसकी कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, 52 रुपीज पर लीटर हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और बढ़ाकर 54 रुपीज पर लीटर से कर दिया जाएगा बायोडीजल को। यानी पूरा एक तरह से प्रोक्योरमेंट कम से कम दिस मिनिमम प्राइस रखा गया है प्रोक्योरमेंट के लिए फ्रॉम दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई, पहली चीज तो इससे क्या होने वाली है, द एंटरप्रेन्योर्स, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बायोडीजल मैन्युफैक्चरर है या अपना सेट कर रहे हैं बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग, हु आर सेटिंग biodiesel manufacturing using UCO to get, they will get a remunerative price and assurance। एक तो रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा ₹51 पर लीटर, और एश्योरेंस मिलेगा ऑफ कंप्लीट प्रोक्योरमेंट, ऑफ कंप्लीट प्रोक्योरमेंट बाय OMCs, यानी ऑल मार्केटिंग कंपनीज, फॉर द पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग के पर्पस के लिए
जो भी एंटरप्रेन्योर्स बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, उनको एक तरह से फायदा है कि इनिशियल स्टेज में उनका कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, उनके लॉसेस नहीं होंगे, उनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाएगा और उनका सारा का सारा जो प्रोड्यूस है वो उनका बिक जाएगा। ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ रूको स्टिकर। रूको इज repurpose used cooking oil. I'll say used Yuko only cooking oil। ठीक है। सो रूको स्टिकर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और ये किस लिए लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है कि जो भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स या फूड जॉइंट्स हैं हमारे देश के अंदर, जो दिन में 50 लीटर से ऊपर तेल यानी ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, वेदर इट इज रिफाइंड ऑयल, एनी काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल वो यूज करते हैं, इफ दैट क्वांटिटी गोज बियॉन्ड 50 लीटर्स, देन उनको ये बोला गया है कि 3 बार से ज़्यादा उसको रीयूज़ वो नहीं कर सकते, राइट? एंड इफ दे हैव दिस यूज्ड कुकिंग ऑयल अवेलेबल विद देम, अगर उनके पास ये सारा का सारा ऑयल अवेलेबल होता है, यानी उनका बच जाता है ऑयल, तो वो इसको, जो ये ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको वो दे सकते हैं, राइट? तो वो अगर ऐसा करने वाले हैं, अगर उनके पास ये पोजीशन, उनके पास ये क्वांटिटी में ऑयल है, तो वो अपने दुकान के बाहर, अपने होटल या रेस्टोरेंट के बाहर एक रूको का स्टिकर लगाएंगे, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता लग सके कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या होटल से हमको जो ऑयल मिल सकता है, यूज कुकिंग ऑयल, राइट? तो स्टिकर फॉर होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर फूड जॉइंट्स, में भी कोई ढाबा वगैरह, ठीक है, यूजिंग मोर देन 50 लीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है, so ऑयल कैन पेस्ट स्टिकर to signify the availability of यूज कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो यूज कुकिंग ऑयल की अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है, जो 50 लीटर से जो ऊपर जिनकी खपत होती है, तो वो अपने घर, अपने दुकान के बाहर ये स्टिकर लगा सकते हैं, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं बायोडीजल के, उनको पता रहे कि यहाँ से हमको मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो फैसला आता है मिनिस्ट्री का, ये आता है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर वन डिसीजन बाय द एफएसएसएआई। एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ये जो डिसीजन आता है, जो प्रोग्राम आता है, वो इमीडिएटली बाद में आता है एफएसएसएआई के एक डिसीजन के बाद, जिसमें एफएसएसएआई ने ये बोला कि जितना भी यूज कुकिंग ऑयल है, जो 3 बार से ज्यादा यूज होने वाला है या होता है, ऐसा जितने भी फूड जॉइंट्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो 50 लीटर से ऊपर यूज करते हैं और 3 बार यूज कर चुके होते हैं, ऐसे तेल को उस पूरे फूड चेन से हमको बाहर निकालना है, राइट? तो टू एलिमिनेट यूको फ्रॉम फूड चेन विच इज यूज्ड 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑयल को जो 3 बार यूज हो चुका है, उसको फूड चेन से बाहर निकालने के लिए एफएसएसएआई ने बोला। और ये क्यों निकालना है? क्योंकि ऑयल gains acidity oil gains acidity
and get darkens or get darkened with each cooking. यानी ऑयल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, उसका कलर डार्क हो जाता है हर बार जब आप उसे कुक करते हैं, और उसका जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह के तेल को पूरे फूड चेन से या उस पूरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन चेन से बाहर निकालना, ये एफएसएसआई ने बोला। और किस पे लागू हुआ? इम्प्लीमेंटेड ऑन होटल्स, रेस्टोरेंट्स कंज्यूमिंग मोर देन 50 लीटर्स। और ये किस पे लागू होना था, एग्जीक्यूट होना था? ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट जो 50 लीटर से ऊपर तेल को खर्च करते हैं। FSSAI is also planning to launch an app to track such food joints। यानी एक ऐप भी FSSAI लॉन्च करेगा जहां पर फूड जॉइंट्स पे नजर रखी जाएगी, उनको ट्रैक कर सकते हैं आपके कौन कौन से फूड जॉइंट्स ऐसे हैं जो उसमें फूड जॉइंट्स रजिस्टर करेंगे जो 50 लीटर से ऊपर यूज करते हैं और 3 बार से ऊपर तेल को यूज कर चुके हैं। तो ऐसे फूड जॉइंट्स के ऊपर they'll keep an eye, they'll track it। ठीक है। FSSAI has asked companies also, ऐसी कंपनीज से भी बोला गया है जो कि ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। कंपनीज टू मेक अ कलर चार्ट टू चेक ऑयल कलर। तो जितना भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो खाने का एडिबल ऑयल बनाती हैं, उनको बोला गया है कि वो एक कलर चार्ट भी दें ताकि उस कलर से आप मैच कर सकें कि कितना हमको हमारा कितना जो ऑयल है वो कितनी बार यूज हो चुका है, राइट, टू डिटरमाइन के कितना यूसेज हो चुका है और आप किस हालत में है, वेदर इट इज यूजेबल, इट इज कंज्यूमेबल और नॉट, राइट। तो ये सारे डिसीजंस एफएसएसएआई के हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर डिसीजन के तुरंत बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने ये फैसला दिया, ठीक है, ताकि दो हमारे जो टारगेट्स हैं वो सेट हो जाएं, दो जगह पे हम लोग निशाना लगा पाएं। एक तो ये जो एफएसएसएआई का ये जो रूल है ये भी फुलफिल होगा उससे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से तेल खरीद लेंगे, और दूसरा जो हमारा बर्डन है इकोनॉमी का इंपोर्ट्स का वो भी कम होगा बिकॉज ऑफ बायोडीजल, राइट। नाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द बायोडीजल ब्लेंडिंग। ओके, कितना? 5% बायोडीजल इन कन्वेंशनल डीजल। ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी कर रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू होता है 1% से, उसके बाद जाता है 8% पे, नाउ इट्स प्लानिंग टू गो फॉर 10%। तो गवर्नमेंट इस इथेनॉल को 10% ब्लेंड करने का सोच रही है। ठीक है, इथेनॉल जो कि पेट्रोल वगैरह में मिलाया जाता है, राइट। तो ये सारा था योर यूज कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का प्लान है, राइट। एक बायोडीजल पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। 2018 ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या बहुत कुछ स्टेप्स इसमें गवर्नमेंट ने लिए नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर सेक्टर अभी भी कमर्शियल बैकलॉग्स झेल रहा है, ठीक है, फेल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन is the scheme called Silk Samagr। Silk Samagr
स्कीम सिल्क बिजनेस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट? नाउ why it is important सिल्क, बिकॉज टेक्सटाइल्स में हमारा एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहा है, और टेक्सटाइल हमारे देश के जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्सटाइल्स का, राइट? तो टेक्सटाइल जो पूरा सेक्टर है वो एक्सपोर्ट्स भी जनरेट करता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का होना सिल्क के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो सिल्क है, हालांकि उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा हो सकता है, बट उस कैपेसिटी को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और फाइनेंसियल्स और एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्वालिटी हमारे यहाँ डिटेरियोरेट कर रही है इन कंपैरिजन विद चाइना, जहाँ पर सिल्क जो है उसका उतना ही कैपेसिटी, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है जितना इंडिया में है, बट उसके यहाँ पर एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं बिकॉज द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ सिल्क इन चाइना, राइट? सो टू यू नो compete with that country, we are also trying कि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े और हमारी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़े सेल के केस में। So government last year has allocated in the budget 2161 crores, right, from 2017 to 2020, right? 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने इतना करोड़ रुपया सिल्क के प्रमोशन के लिए दिया गया है। दिस पर्टिकुलर स्कीम विल बी implemented by the Central Silk Board, ठीक है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी गई स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1948 में इसको बनाया गया बाय अ लॉ इन पार्लियामेंट, ठीक है? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, सिल्क समग्र स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग quality and productivity, as I told you earlier. प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना ही है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है, पर रुपी इन्वेस्टमेंट बोले या प्रॉफिट्स में बोले या फिर एरिया के हिसाब से सिल्क का प्रोडक्शन बोले, ठीक है? तो हर तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। सिल्क समग्र स्कीम के 4 एस्पेक्ट्स हैं, दोज आर इम्पोर्टेंट, ओके? द फर्स्ट एस्पेक्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, transfer of technology, and IT, information technology. Next one is seed organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ऑर्गेनाइजेशन। सिल्क की खेती को, सिल्क के कल्टीवेशन को सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है? फॉर द इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। And the fourth one is quality certification, ठीक है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन या हम बोलेंगे दी ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड का प्रमोशन भी बहुत जरूरी है। ब्रांड, इंडिया ब्रांड जो है, यानी मेड इन इंडिया का प्रमोशन करना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें होंगी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिल्क कल्टीवेशन के ऊपर, सिल्क वर्म्स के ऊपर, जो ककून बनता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सीड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करेंगे। उस रिसर्च को बढ़ाना स्कीम का पहला उद्देश्य। दूसरा, सीड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसे हमारे देश में दिखाया गया है कि सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इनपुट का, वो होता है सीड्स। मैं बताऊंगा सीड्स क्या होते हैं। जो सिल्क का सीड जो होता है उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमारे देश में बहुत कम है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ओनली 10% ऑफ दी सीड
सिर्फ 10% सीट हमको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। बाकी का 90% जो है वो फार्मर्स खुद कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स। ठीक है, तो सीड्स जो है, मैं डिस्कस करूंगा सीड्स क्या होते हैं। तो सीड्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ाना एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, कि सीड्स रेडीली अवेलेबल हो फार्मर्स के पास और उनको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और खुद से एफर्ट ना डालना पड़े कल्टीवेशन में। उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए जो सीड को कल्टीवेट करें, राइट, और फार्मर्स को सेल आउट कर दें। तीसरी चीज है मार्केट डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केट्स। यानी एक बार सिल्क को बन जाने के बाद, टेक्सटाइल में कन्वर्ट हो जाने के बाद, उसका अच्छा एक मार्केट इंडिया में होना चाहिए, राइट, लाइक दैट इन कांजीवरम। और साउथ में जिस तरह के मार्केट सिल्क के हैं उस तरह से नॉर्थ इंडिया में भी होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट का होना बहुत जरूरी है, जहां पर फॉरेन ट्रेडर्स आकर यहाँ से सिल्क खरीद सकते हैं। फोर्थ वन इज दी क्वालिटी सर्टिफिकेशन। हमारे देश में सिल्क की क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है जो ये सर्टिफाई करे कि ये सिल्क किस क्वालिटी का है, जिसकी वजह से इंडिया ब्रांड को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है वर्ल्ड ओवर। यानी एक ऐसी एजेंसी जो कि क्वालिटी को सर्टिफाई करे सिल्क की, किसी पर्टिकुलर सिल्क की, कि मलबरी सिल्क है और एरी सिल्क है, तसर होती है हमारे देश में, तो ये सारे सिल्क की वैरायटीज को सर्टिफाई करे और उनके साथ एक सर्टिफिकेशन हो, और डॉक्यूमेंट के साथ जो फॉरेन मार्केट्स हैं वहां पर उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो फिर हमारी डिमांड सेल की बढ़ जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्वालिटी सर्टिफिकेशन में हर तरह की क्वालिटी देखी जाएगी, यानी सीड क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी होगा, यानी सीड किस तरह का है उसको भी सर्टिफाई करे वो। दूसरी चीज कोकून जो है, आई टेल यू व्हाट इज कोकून। कोकून क्वालिटी कैसी है उसको भी सर्टिफाई करे वो जो एजेंसी हो। और तीसरी चीज, जो रॉ सिल्क हमने निकाली है, जो धागा है, जो थ्रेड है, उसको सर्टिफाई करे। और उसके बाद फाइनली जो सिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सर्टिफाई करे। तो सब चीज का सर्टिफिकेशन इंडिया में उस एजेंसी द्वारा होना चाहिए, ताकि सर्टिफिकेशन के साथ उसकी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ सिल्क, दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या क्या है सिल्क में हमारे देश के अंदर, तो वो देख लेते हैं एक बार। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सिल्क, कौन कौन से टाइप्स के सिल्क हमारे देश में होते हैं इन इंडिया। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज्ड, कमर्शियली मार्केटेड, या सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी होती है सिल्क की, दैट इज दी बॉम्बिक्स मोरी। मोस्ट कमर्शियल वैरायटी ऑफ सिल्क इज बॉम्बिक्स मोरी। ये एशियन ब्रीड है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, तो ये एशियन ब्रीड है और एशिया में पाई जाती है, और काफी कमर्शियली क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल है ये ब्रीड ऑफ सिल्क। तो इंडिया में हालांकि बॉम्बिक्स मोरी नहीं होती है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, ना इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सिल्क होती है। मलबरी, वन इज एरी, वन इज तसर, वन इज ओक, तसर, एंड वन इज मूगा। ठीक है, अभी ये सारे जो वैरायटीज हैं, दीज ऑल आर बेसिकली प्लांट्स। ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं। मलबरी, एरी, तसर, ओक, तसर, मूगा। तो मूगा, ओक और एरी, मलबरी, तसर, ये सब जो है ये पौधे हैं। इन पे जो सिल्क जो इनके पत्तों को खाती है, उसके बेस पे इनको नाम दिया गया है मलबरी। मलबरी के पत्ते, अगर वो सिल्क का जो सिल्क वॉर्म है, अगर वो मलबरी के पत्ते खाएगा एट द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, तो वो कहलाएगा मलबरी सिल्क। ऐसी एरी सिल्क होगा, तसर होगा, ऐसी ओक होगा, मूगा होगा, राइट। सो मलबरी को बोलते हैं आप ट्रेडिशनल या कमर्शियल सिल्क भी बोलते हैं। बाकी जो ये सिल्क है, एरी से लेकर मूगा, इनको बोलते हैं आप वाइल्ड सिल्क, और वन्य सिल्क भी बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, वाइल्ड सिल्क और वन्य सिल्क, मलबरी को छोड़ के जितना भी ये सिल्क इंडिया में होता है उसको वन्य सिल्क बोलते हैं। मलबरी जो है वो आप कमर्शियली उसको
उगा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप उसको एक फार्म में कल्टीवेट कर सकते हैं, और उसके बाद उस तरह के जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनका कल्टीवेशन फार्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो बाकी वाइल्ड यानी वाइल्ड्स में यानी नेचुरल वेजिटेशन में भी सिल्क होता है। ठीक है, जो कि एरी और तसर वगैरह होगा। राइट, तो ये चार पांच वैरायटीज हैं सिल्क के इंडिया में। मलबरी हालांकि सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, मलबरी सिल्क। ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, है क्या सीड, क्या है, और पूरा होता क्या है, चेन कैसे चलती है, सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है। राइट, इट्स अ मॉथ जो उड़ सकता है। ठीक है, इट्स अ मॉथ। हालांकि वो उड़ता नहीं है, बिकॉज पिछले हजारों सालों से हम सिल्क को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म को डोमेस्टिकेट किए हुए हैं, तो वो उड़ना भूल गया है ओवर द टाइम। ऐसा एवोल्यूशन हुआ है उस कीड़े के अंदर कि अब वो उड़ नहीं पाता है। ठीक है, बिकॉज बहुत सालों से इसका डोमेस्टिकेशन चल रहा है। तो सिल्क वॉर्म एक मॉथ है जो कि बहुत लंबे टाइम से डोमेस्टिकेटेड है, तो बाकी कीड़ों की तरह उसके बिहेवियर नहीं है। नाउ, सिल्क वॉर्म जो है पूरी तरीके से ह्यूमन डिपेंडेंट हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दैट डोमेस्टिकेशन पीरियड। तो अभी अगर ह्यूमन सपोर्ट ना हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, इट नाउ ओनली सर्वाइव इन द डोमेस्टिकेशन। ओके, नाउ सिल्क वॉर्म की लाइफ कैसे होती है? स्टार्ट्स विद अ एग। सबसे पहले एग होता है सिल्क वॉर्म का, जो कि मेल और फीमेल के मेटिंग के बाद होता है, बनता है। उसके बाद आता है लार्वा, देन इज द प्यूपा और प्यूपे, एंड देन इज द एडल्ट। जो एडल्ट है वही होता है मॉथ, यानी उसके पंख निकल आते हैं, तो वो एक प्रॉपर जैसे बी वगैरह होती है वैसा मॉथ बन जाता है। ओके, नाउ द फूड ऑफ दिस पर्टिकुलर लार्वा और प्यूपा, जहां पर ये एग से बाहर निकलने के बाद जो लार्वा या प्यूपा या एडल्ट होता है, उसका फूड क्या होता है? वो फूड होता है द लीव्स ऑफ मलबरी। मलबरी की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे व्हाइट मलबरी होता है, और भी बहुत सारे मलबरी होते हैं। तो व्हाइट मलबरी उनमें से एक है, एंड अदर मलबरीज आर आल्सो देयर ऑफ मलबरी। उसके लीव्स के ऊपर ये जिंदा रहता है, उसके लीव्स को मल्च करता है, खाता है। राइट, तो पूरा फीडिंग जो होता है एग से, ये जो एग है यही होता है सीड। इसको ही सिल्क सीड बोलते हैं या सीड ऑफ सिल्क बोलते हैं। तो ये जो एग है यही सीड है, जिसको बोला जा रहा है कि सीड ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए, सीड बैंक्स बनने चाहिए, जहां से फार्मर सीड्स खरीद ले। यानी वो सिल्क वॉर्म के एग्स मार्केट में मिलने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और कल्टीवेशन ऑफ एग्स होना चाहिए। कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ब्रीडिंग ऑफ एग्स हो जाए, और उसके बाद वहां से आप सीड्स को प्रोक्योर करो, और उसके बाद आप सिल्क प्रोडक्शन कर लो। तो एग्स ही वो सीड है जिनकी मैं बात कर रहा था। ओके, नाउ एग्स जो है यानी सीड्स, उसके अंदर से लार्वा निकलता है, जो कि बहुत छोटा सा सिल्क वॉर्म का अर्लीस्ट स्टेज होता है। लार्वा बेसिकली डू इज मंचिंग ऑन लीव्स। ये 20 से 25 दिन पत्तों को खाता है, और ये पत्तों को खुद नेचुरल वेजिटेशन में जाके नहीं खाता है, फॉरेस्ट में जाके नहीं खाता है, या फार्म्स में नहीं खाता है। आपको ये इतना डोमेस्टिकेटेड हो चुका है कि आपको वहीं पर इसके ऊपर पत्ते डालने होते हैं। तो आप पत्ते इसको अवेलेबल कराते हैं मलबरी के, और ये वहीं पर खाता है। यानी पत्ते को नेचुरल वे में तोड़ के लाना पड़ता है और उसको वहां पे अवेलेबल कराना पड़ता है। तो मल्चिंग और लीव्स होती है फॉर 20 to 30 डेज। नेक्स्ट स्टेप में लार्वा से जब वो प्यूपा बनता है, ठीक है, अब मल्चिंग कर चुका है, इसके बाद जो प्यूपा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो अपने आसपास आउटर कवरिंग तैयार करता है। आउटर कवरिंग जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आसपास एक शेल तैयार होता है, एक आउटर कवरिंग तैयार होती है। राइट, और दैट इज ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, यानी वो काफी ट्रांसलूसेंट होती है और येलोइश कलर में होती है। तो प्यूपा जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग तैयार करता है, और
इस कवरिंग से निकलने का जो पीरियड होता है, कमिंग आउट ऑफ दिस कवरिंग और शेल, मैं शेल भी बोलूंगा, शेल इज प्रोडक्शन पीरियड ऑफ कोकून। यानी अब जब वो आउटर शेल बन गया है लार्वा के आसपास और प्यूपा के आसपास, तो वो इस शेल से बाहर निकलने के लिए अब वो क्यूक्यून बनाएगा। यानी जब वो शेल से बाहर निकलता है जिस लाइफ साइकिल में, वो अपने मुंह से इट एक्सक्रीट्स अ लिक्विड out of its mouth, and that particular liquid is silk cocoon। तो जो वो लिक्विड एक्सक्रीट करता है अपनी जो पूरा सिस्टम है, अपना जो बॉडी है उसको क्लीन आउट करने के लिए, टू क्लीन आउट इट्स सिस्टम, वो अपना बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है पूरा, जिसमें वो उसने 20 से 25 दिन अभी पत्तों को खाया है, उसको क्लीन आउट करने के लिए वो एक लिक्विड एक्सक्रीट करता है, और वो लिक्विड का वेब बनाता है। सिल्क, इट्स अ वेब ऑफ लिक्विड। और ये जो वेब होता है, ये थोड़े टाइम बाद बहुत हेवी हो जाता है, तो उसका एक एक लच्छा बन जाता है, राइट? तो एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, जिसको हम कोकून बोलते हैं, राइट? सिल्क वर्म जो होता है, वो इस कोकीन कोकून के अंदर फंस जाता है, राइट? तो हमको करना क्या होता है, इस कोकून को हटाना होता है, सिल्क वर्म को अलग करना होता है, राइट? नेक्स्ट स्टेप में आप, कोकून इज सेपरेटेड फ्रॉम सिल्क वर्म, और जैसे ही आप सेपरेट करते हैं तो वो मॉथ यानी पूरा एडल्ट बन चुका होता है, एडल्ट मौत हो चुका होता है। कोकून क्या है? जो उसने एक्सक्रीट किया है अपने मुंह से, पूरा का पूरा जो लिक्विड है, जो उसने अपनी बॉडी को क्लीन आउट किया है, उस उस लिक्विड को एक्सक्रीट करता रहता है, और एक तरह से एक वेब बनता रहता है, उससे वेब बनाता रहता है बहुत तेजी से, और वो वेब बहुत ही बड़ा एक गुच्छा बन जाता है, और वही पूरा वेब जो है उसके अंदर बहुत बारीक धागा होता है, जिसको आप सिल्क बोलते हैं। कोकून्स को आप इकट्ठा करते हैं, कोकून्स को इकट्ठा करने के बाद एक एक कोकून को एक एक जैसे बॉल ऑफ कॉटन होता है वैसे ही लगना होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ कॉटन। तो कॉटन बॉल की तरह वो दिखता है, और वहीं से आप एक एक रेशा निकाल कर उसको आप काटते हैं सूत की तरह। जैसे आप कॉटन को कन्वर्ट करते हैं थ्रेड में, उसी तरीके से आप सिल्क का थ्रेड वहां से निकालते हैं। सो सिल्क इज एक्चुअली, सिल्क थ्रेड इज, और यू कैन से, इज टेकन आउट फ्रॉम कोकून, राइट? तो उसको आप वीव करते हैं, राइट? तो वो आपका फिर धागा निकलता है, और वहां से फिर आप सिल्क टेक्सटाइल आप बना सकते हैं, जो गारमेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट? तो कोकून इसमें इंपॉर्टेंट है, कोकून की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, कोकून बड़े और भारी होने चाहिए, उनके अंदर क्वांटिटी ऑफ सिल्क ज्यादा होनी चाहिए। जो आप पत्ता को खिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का वो कोकून मैन्युफैक्चर करेगा सिल्क वॉर्म। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, जो मेल मेल सिल्क वॉर्म्स होते हैं, और जो कुछ फीमेल सिल्क वॉर्म जो बाद में एडल्ट मॉथ की तरह निकल के आते हैं, वो फिर से आपस में मेट करते हैं, फिर से एग्स को देते हैं, एग्स को जनरेट करते हैं। अपनी एक लाइफ साइकिल में एक फीमेल सिल्क वॉर्म करीब करीब 300 एग्स जनरेट करती है, यानी 300 सीड्स देती है, और उससे वापस फिर आप इस पूरे साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, राइट? तो ब्रीडिंग ऑफ seeds is a different department, and production of silk is a different department, which starts from basically cocoon। cocoon से सिल्क का धागा बनाना वहां से स्टार्ट होता है, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिल्क फार्मिंग और द सेरीकल्चर। इंडिया में मैक्सिमम जो सेरीकल्चर है वो साउथ इंडिया में है। सेरीकल्चर इन इंडिया मैक्सिमम इन साउथ इंडिया, ऑल्दो असम नॉर्थ ईस्ट में काफी सेरीकल्चर होता है, बट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क
साउथ इंडिया से होता है, जहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया, राइट। जिसमें कि मलबरी सिल्क जो है और तसर जो है वो काफी मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिल्क समग्र स्कीम, ठीक है। तो that was all for today. So that's all for today. Thanks for joining in. Good night.